आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए हर स्तर पर कुछ नया व हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक जवान को भिक्षुक बनाया गया। उसने व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने लोगों से घर घर जाकर अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भिक्षा मांगी। साथ ही उनके मोबाइल में भी चेक किए कि उनके मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड है या नहीं। इस मौके पर आरपीएफ के जवानों ने उन लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की जिनके मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड मिला। अतुल कुमार सिंह, मैं झांसी स्टेशन आरपीएफ से हूँ। आप किस प्रकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं? मैं अपने जागरूकता अभियान के तहत एक सन्यासी का रूप धारण कर लोगों से भिक्षा के रूप में सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं। जो लोग किए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, जो लोग नहीं किए हैं उनको उसके बारे में जानकारी देकर उनसे उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जा रहा है। सर, किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जा रहा है? भारत सरकार के आह्वान पर रेल सुरक्षा बल झांसी द्वारा रेलवे कॉलोनियों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता के तहत उनके मोबाइलों में आरोग्य सेतु नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के हेतु अनुरोध किया जा रहा है उनसे। और साथ ही साथ ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें सभी प्रविष्टियाँ सही दर्ज की जाएँ। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए सभी लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की, लेकिन लोग शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करते साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। इसी बात के मद्देनजर रखते हुए अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में तैनात सब इंस्पेक्टर ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए अपने फोन में लॉकडाउन पालन कराने के लिए 5 मिनट की एक रिकॉर्डिंग की और उस रिकॉर्डिंग को डायल 100 बाइक के वायरलेस से कनेक्ट करके जनता को सुनाया व समझाने का प्रयास किया कि आप घर पर ही रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। इसको वे दिन में कई बार कनेक्ट करके गलियों में सुनाते हैं और जनता को समझाते हैं कि आप घर के अंदर ही रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। ये लॉकडाउन के दौरान ये आपने अनोखी पहल करी है ये अलीगढ़ में, ये कैसे किया है आपने? ये लोगों को समझाते समझाते ही मेरे दिमाग में बात आई, तो मैंने सोचा कि इसे जो है अपनी बातें लॉकडाउन के प्रति जो हमें जागरूक किया गया है, सभी लोगों को जागरूकता दी जा रही है, तो मैंने जो है इसकी ऑडियो बनाकर जो है अपने क्षेत्र में जगह जगह माइक द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के प्रति आपको किस तरह सजग रहना है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन होता क्या है, तो ये छोटी छोटी बातें ऑडियो रिकॉर्ड करके इन्हें माइक के जरिए गली गली में समझाया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता आए और वो लॉकडाउन का पालन करें, जिससे ये कोरोना नामक महामारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। ग्रेटर नोएडा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक टेप बनाने वाली कंपनी में दोबारा से भीषण आग लग गई। बादलपुर थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने में जुट गई। करीब 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कंपनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 2 दिन में इसी कंपनी में ये दोबारा आग लगने की घटना है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दमकल की दर्जनों गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। सर, आज दोबारा उसी कंपनी में आग लगी है जिसमें पहले लगी थी, क्या है सर पूरा मामला? ये हिंदुस्तान एडेसिव लिमिटेड करके फैक्ट्री है जिसमें पैकेजिंग टेप आदि बनते हैं। तो इसमें आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास आग की सूचना प्राप्त हुई और इसमें परसों यानी 28 अप्रैल को भी आग लगी थी। तो उस दिन फर्स्ट फ्लोर पे आग थी और पूरी तरह से बुझा ली गई थी। आग आज ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी, इसको भी नियंत्रण में कर लिया गया है। पूरी तरह से इसे समाप्त करने में अभी कुछ घंटे लगेंगे और आग पूरी तरह से इसे समाप्त कर दी जाएगी। क्या सर कारणों का पता चल पाया कि दोबारा कैसे आग लगी? अभी कुछ कारणों का पता नहीं चल पाया है क्योंकि अभी हम पूरा ध्यान आग बुझाने पर ही है और यहाँ के लोगों से भी पूछताछ की गई थी, उनसे कुछ स्पष्ट निष्कर्ष निकल के नहीं आया है कि क्या है। ये आग बुझने के बाद और भी टीमें आ रही हैं जो इसका पूरा जांच करेंगी कि क्या विषय है।
स्कूली छात्र एवं ग्रामीण नवयुवकों के बैंक खाते में आखिर कहां से आ रहे हैं लाखों रुपए? कहीं कोई बड़ी साजिश की आहट तो नहीं? दरअसल मामला भरतपुर जिले के चिकसाना थाना अंतर्गत कई गांव का है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इन गांव के रहने वाले दर्जनों छात्रों एवं काफी संख्या में ग्रामीण नवयुवकों के बैंक खातों में लाखों रुपए आखिर कहां से आए हैं? इन गाँव के लोग आज भी इसे लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को लग रहा है कि कहीं वे किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो चुके, जिस कारण उन्हें व उनके बच्चों को कहीं जेल की रोटी खाने को मजबूर ना होना पड़े। 10 अप्रैल के आसपास गांव का ही संदीप पुत्र भाव सिंह उसके पास आया और कहा था कि आप अपना बैंक एटीएम मुझे दे दो, मेरे मित्र की बहन की शादी है और उसके पैसे एक नेवी में भर्ती कराने वाले दलाल पर फंसे हुए हैं। उससे 10 लाख से अधिक की राशि हमें वापस बैंक खाते में डलवानी है। लॉकडाउन के चलते वे हमारे पास पैसे वापस देने हमारे गांव नहीं आ पा रहा है और इस समय सौरभ को अपनी बहन की शादी में पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए आप भी हमारे साथ उसकी मदद करें। वहीं जब इस मामले को लेकर थाना अधिकारी व बैंक के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर जानकारी चाही गई तो दोनों के विरोधाभासी बयान सामने आए, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आने लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह। पिताजी का नाम? जनक सिंह। जनक सिंह। रहने वाले कहाँ के हैं आप? चकत कोली। आपका क्या मामला है? एटीएम से जुड़ा मामला है। तो किसके द्वारा आपके एटीएम यूज़ किया गया? सर सौरभ के द्वारा किया गया था। कब दिया आपने? मेरे 15-20 दिन पहले लिया था उसने। किस बहाने लिया? इस बहाने लिया था कि सर उसके दलाल के पैसे फंसे हुए थे नेवी के, बोल रहा था कि मुझे पैसे एक एटीएम से नहीं आएंगे तो अपना एटीएम दे दे, इसलिए मुझसे झूठ बोल कर था एटीएम लिया है और मेरे साथ धोखा किया गया था। उसने मेरे एटीएम के साथ गलत तरीके से उसका उपयोग। इसको थाना इलाका में सूचना मिली कि कुछ एटीएम में पैसे डाले गए, जिसके बारे में जानकारी की तो पता चला कि इलाका थाना में पीएनबी बैंक के एटीएमों में कुछ पैसे डले हैं, जिनकी जांच है थाना आया से सुरेंद्र सिंह एसआई के नेतृत्व में टीम गठित की जा करके जांच की जा रही है। टीम रवाना की है साइबर सेल के साथ में। तो प्रकाश में अभी आज इस संबंध में जिन लोगों के एटीएम काम में लिए गए हैं, जिन लोगों के खातों में पैसे आए हैं, वो देवेश पाल, ब्रजेश वगैरह, गोविंद वगैरह, सोनवीर वगैरह निवासी चक अतकौली ने रिपोर्ट पेश की है कि सौरभ नाम का लड़का हमारे एटीएमों को मांग के ले गया था और हमने उसको खाता नंबर बताया था, अपने पिन नंबर, एटीएम के पिन नंबर बताए थे और उसको अपने एटीएम पिन नंबर दे दिए। उसके बाद में हमें पता चला कि हमारे खातों में 1 से लेकर 5 लाख तक रुपए आए हैं और निकल गए हैं, जिसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी कार्रवाई आगे साइबर सेल की मदद से मेन सरगना जो मुलजिम है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हर कोई सरकार की मदद कर रहा है। इसी श्रृंखला में वृंदावन के श्री वेदांत देशिक आश्रम ट्रस्ट द्वारा जानकी बल्लभ मंदिर केसी घाट वृंदावन के अध्यक्ष श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के शिष्य गोविंद दास जी मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 हजार रुपए के कोविड-19 राहत कोष के लिए सहयोग राशि प्रदान की। क्या नाम है आपका और क्या राशि दी गई? हमारा नाम गोविंद दास है, श्री जानकी बल्लभ मंदिर केसी घाट वृंदावन से हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपया और मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपया जो कोरोना वायरस से लोग हैं उनको सहयोग के लिए इलाज करने के लिए धनराशि प्राप्त दिया गया है। किसको दिया गया? मथुरा के जो डीएम हैं सर्वज्ञ राम मिश्र जी हैं उनको दिया गया है। मथुरा में पुलिस के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं पुलिस 1 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाती है तो वहीं पुलिस विकलांग की बेटी के पिता का अंतिम संस्कार भी करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मथुरा पुलिस के ऐसे ही कार्य की, जिसमें मथुरा पुलिस सूचना के आधार पर एक मृतक के घर पहुंचती है और देखती है कि मृतक की बेटी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ है।
तथा पुलिस के जवान विकलांग बेटी के पिता का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं और पुलिस के इस कार्य की लोग चारों तरफ प्रशंसा भी कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मथुरा के वृंदावन थाने का है, जहां तैनात पीआरवी एक व्यक्ति के देहांत होने की सूचना मिलती है तो तत्काल पीआरवी पर तैनात नितिन और रोहतास मृतक के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि मृतक की बेटी जो पूरी तरह से विकलांग है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ है और कोरोना काल के चलते कोई भी पड़ोसी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। विकलांग बेटी के पिता के अंतिम संस्कार के लिए किसी को आगे आता ना देख पुलिसकर्मियों ने मानव धर्म निभाते हुए खुद ही उसका अंतिम संस्कार करने की सोची और कुछ लोगों की मदद लेकर विकलांग बेटी के पिता के शव को ई रिक्शा में रखकर शमशान घाट पहुंचाया। फिर लकड़ियों की व्यवस्था कर विकलांग बेटी के पिता का रीति रिवाज से व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया। पुलिस के इस कार्य की जमकर तारीफ हो रही है। करीब 8:30 बजे के करीब मेरे पास एमडीटी पर कॉल आया था कि ये व्यक्ति की मौत हो गई है। हम सर वहाँ पर गए तो देखा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी लड़की हाथ पैर दोनों से विकलांग थी और ज़मीन पर पेट के बल लेटी थी। तो फिर हम उसका कोई नहीं था तो उसके बाद हमने अपने स्तर से उसके अंतिम संस्कार का सामान की व्यवस्था की और एक दो अन्यथा मदद लेके शमशान घाट लेके गए ई रिक्शा में। उसके बाद वहाँ से लकड़ी की व्यवस्था करके उसका अंतिम संस्कार कराया गया। ऐसे समय में जहाँ समाज मुँह मोड़ रहा था आप लोग आगे आए, तो मन में आया और आप लोगों ने ही बताया जा रहा है कि सारा अंतिम संस्कार का कर। जी सर, इसमें सर वो कोई वो नहीं है सर, इसका अग्रवाल सेवा समिति उसके द्वारा थोड़ा बहुत सहयोग हो गया था, ये था सर। आज आपका पूरा प्रदेश पूरा देश आपकी तारीफ कर रहा है, सभी आपके सलाम कर रहे हैं, कैसा लगता है जब इस तरह की चटनी? सर ये तो हमारा सर कर्तव्य है और धर्म है सर, जब उन्हें खाकी पहरी है तो सर करना है। कई बार देखा जाएगा कि खाकी को लोग सर वो लोगों की मानसिकता है, उनको दिखाते हैं, नकारात्मकता दिखाते हैं। सर वो लोगों की मानसिकता सोच है ऐसी, वो नहीं बदलेगी ना बदलेगी कभी। गुरुवार को थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत गांव झरौटा में पीआरवी पर ग्रामीणों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, साथ ही उनके द्वारा पुलिसकर्मियों से बदतमीजी भी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि पीआरवी कोरोना वायरस को लेकर क्रिकेट खेल रहे बच्चों से मना कर रहे थे। इसी बीच वहां पर प्रधान पुत्र वीरेंद्र आकर पुलिस से बदतमीजी करने लगा और इतना ही नहीं उनका गरेवान भी पकड़ लिया। पीआरवी पर तैनात सुशील और अवतार द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई, जहां पर इलाका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पीआरवी के जवानों के आधार पर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि प्रधान पुत्र वीरेंद्र द्वारा पीआरवी पर तैनात सिपाही सुशील का गरेवान पकड़ा गया था, जिसको लेकर उसकी रिपोर्ट थाना बलदेव में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और अपनी कार्रवाई कर रही है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन इस मामले पर कोई भी पुलिसकर्मी व थाना इंचार्ज कुछ भी कहने से बचते रहे। उत्तर प्रदेश शासन से जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए कोविड-19 के लिए नामित नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण नरेंद्र भूषण के द्वारा जनपद के समस्त नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव एवं उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने में सोशल डिस्टेंस का क्या महत्व है, इसके संबंध में उन्होंने अपना एक वीडियो के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। संबंधित वीडियो को डीएम वार रूम के माध्यम से आम नागरिकों तक भेजा जा रहा है। जिला गौतम बुद्ध नगर के सभी सम्मानित नागरिकों, मैं आज लॉकडाउन के फेज 2 के प्रारंभ पर आप सबसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको अवगत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी और कल उसको बढ़ाने के बारे में 3 मई तक हम सब देशवासियों को बताया। ये हमारा फर्ज है कि ये कोविड-19 नामक भयंकर महामारी, जिसे कोरोना वायरस के तौर पर जाना जाता है, उससे लड़ाई लड़ने में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उनको अपना सहयोग दें। साथियों, 21 दिन के अनुभव में आप सबको ये पता चल चुका है, इसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस आप में हो चुकी है कि ये कोरोना वायरस जब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है उसके माध्यम से मुख्य तौर पर फैलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम जहां हैं वहीं रुक जाएं, अर्थात अपने घर पर बने रहें, तो इस कोरोना वायरस के खात्मे में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
मुझे ये समझ आया कि कोई कारण नहीं है कि 14 दिन में हम इस कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त कर दें, किसी भी 14 दिन, शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अधिकतम 14 दिन तक रह सकता है। शरीर के बाहर उसके बारे में कहा जाता है कि यदि वो कागज पर, किसी सरफेस पर, दरवाजे पे, लिफ्ट के बटन पर, ये 2-4 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, कहीं कहीं कहा जाता है 1 दिन तक वो रह सकता है। तो अतः अधिकतम इसकी जिंदा रहने की अवधि 14 दिन है। अब यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलेगा उस 14 दिन में, तो हो सकता है उसको भी ये फैला दे, फिर उसके बाद एक 14 दिन का दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है और इसी तरह इसकी जो है जान बढ़ती रहती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि 14 दिन में इस वायरस को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सबसे पहला जरूरी है स्टे होम, घर पर रहें। और यदि किसी कारण से बहुत जरूरी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बहुत जरूरी चीज खरीदनी है, आप उसमें बाहर निकलते हैं, तो उस दशा में कृपया करके हर समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये वायरस नहीं पहुंचेगा यदि वो हर समय 2 मीटर दूर खड़ा रहेगा। उसी प्रकार कुछ और आदतें जो हमें जिंदगी भर के लिए बदलनी होंगी, उनमें एक आदत है समय पर हाथ धोते रहना। कहा जाता है ये वायरस एक प्रोटीन है और साबुन के घोल से, सैनिटाइजर को यूज करने से ये उसी समय किल हो जाता है। इसके प्रोटीन जो इसके कोरोना मीन्स जो क्राउन्स है जो इसके टेंटिकल्स हैं जो बाहर को, वो टूट जाते हैं, इसकी एक तरह से डेथ हो जाती है। इसलिए समय समय पर हाथ धोते रहें। 20 सेकंड से अधिक समय लगाएं हाथ धोने में, अच्छी तरह उसको रगड़ के, तो उससे भी ये कोरोना वायरस का खात्मा हो जाता है। उसके बाद भी यदि किसी कारण से कोई सिम्टम आता है, अर्थात उसका जो है गला खराब है, उसको बुखार आता है, उसकी सांस फूलती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ वर्कर से संपर्क करें, अपना चेकअप कराएं, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत जरूरी है, संभावना को समाप्त करना बहुत जरूरी है कि हम उसको आगे किसी को ना फैलाएं। पहले 4 दिन जो व्यक्ति इस कोरोना से प्रभावित होता है, 4 दिन तक कहा जाता है उसे पता नहीं चलता कि उसको कोरोना वायरस है, और वो दूसरे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा संक्रमित करता है। इसलिए सिम्टम आने पे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ये एक बहुत जरूरी बात है। इसको खत्म करने के लिए जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अथॉरिटीज ने सैनिटाइजेशन एक व्यापक मात्रा में प्रारंभ किया है। पुलिस विभाग के माध्यम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई जा रही है। अथॉरिटीज ने नई हाई प्रेशर मशीनें खरीदी हैं। हमें बहुत सारी संस्थाओं ने हाई प्रेशर मशीनें, स्प्रेयर्स CSR के माध्यम से डोनेट किए हैं। उसके माध्यम से स्प्रे किया जा रहा है हर गली मोहल्ले में, हर पब्लिक प्लेस पर, यहाँ तक के प्राइवेट बड़ी बड़ी कॉलोनियों के जो सार्वजनिक स्पेस हैं, लिफ्ट हैं, उनमें स्प्रे किया जा रहा है। आप सब लोग भी इस लड़ाई में अपना योगदान दें, अपने घर को हर समय सैनिटाइज करें, बार बार खासतौर पे दरवाजे, लिफ्ट के बटन, बाथरूम की टोटी, फॉसेट्स इत्यादि को सैनिटाइज कर लें। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। सिंपल ब्लीचिंग पाउडर को आप पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं और इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान आप दे सकते हैं। सैनिटाइजेशन भी इस लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण फाइटर है जो इस कोविड को खत्म करने में हमारी हेल्प करता है। नागरिकों को निश्चित तौर पर एक जरूर चिंता होगी कि उनको जो है उनकी जो रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनको उपलब्ध होती रहें। इगलास थाने में तैनात महिला होमगार्ड का आरोप है कि वह बैंक पर नौकरी कर रही थी। उसी दौरान कस्बा इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सौदान सिंह यादव बैंक पर आ गए और महिला से अश्लील बातें करने लगे। दरोगा ने महिला को घर पर भी बुलाया। महिला होमगार्ड ने जब इसका विरोध किया तो दरोगा ने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। वहीं अलीगढ़ के एसपी कार्यालय पर इगलास थाने में तैनात दरोगा सौदान सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर आई महिला होमगार्ड ने जानकारी देते हुए कहा है कि जब महिला होमगार्ड की ड्यूटी थाना इगलास कोतवाली के अंदर चल रही थी, उसी दौरान थाने के अंदर तैनात मुंशी हरगोविंद और कन्हैया कुमार ने महिला होमगार्ड की ड्यूटी थाने से हटाकर कस्बे इगलास के अंदर सिंडिकेट बैंक पर करा दी। जब अपनी ड्यूटी करने के लिए महिला होमगार्ड पहुंच गई तो उसी दौरान थाना इगलास में तैनात दरोगा सौदान सिंह महिला होमगार्ड के पास पहुंचे और महिला होमगार्ड से दरोगा सौदान सिंह ने कहा कि बैंक पर आपकी ड्यूटी
किसके द्वारा लगाई गई है। महिला होमगार्ड को हड़काते हुए दरोगा ने कहा कि इस पॉइंट पर तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, जबकि महिला होमगार्ड ने दरोगा से कहा कि वह थाने से रवानगी होने के बाद ही बैंक पर आई है। मेरी थाने में ड्यूटी चल रही थी और ये हरिगोविंद और कन्हैया ने ड्यूटी लगाई, तो सिन्नी गेट बैंक पर मैं ड्यूटी पहुंच गई करवे काजें। तो माँ सौदान सिंह दरोगा जी गए कि यहाँ ड्यूटी तेरी किसने लगाई है, यहाँ तेरी कोई ड्यूटी नहीं है। मैंने कि मैं रवानी होकर के आई हूँ, ड्यूटी दी है मुझे जब मैं आई यहाँ। तो चल तू अपने घर जा, तेरी कोई ड्यूटी नहीं है, न मुझे रजिस्टर में साइन करन दे और न मैं बैंक पर ड्यूटी करन दी। मैं घर पर बजा दी, बदतमीजी की मेरे साथ। गुआते 2 दिन पहले मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गए, सो मेरी छाती पे हाथ मारा और मुझसे बोले कि तू मुझे 1 दिन दे देना। तो मैंने मने करी, मने पे मुझसे बोले तुझे यहाँ ड्यूटी नहीं करने दूंगा। कौन है वो सौदान सिंह? सौदान सिंह दरोगा यादव हैं। कौन से थाने में? वो इगलास थाने में, कस्बा थाने में। और चेयरमैन साहब में ये बात को कह चुकी हूँ। आज किससे मिलने आई हो आप? आज मैं मिलने आई कप्तान साहब से। क्या चाहती हैं आप? आप चाहती हूँ जो निर्णय कर दें गोई, मेरे जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। देखो मैं ड्यूटी करने आई हूँ, कोई इज्जत देने नहीं आई हूँ मैं। मुझे ड्यूटी चाहिए, मुझे इज्जत नहीं दूंगी। जैसे क्या आप पर बुरी नज़र रखते हैं दरोगा जी? बिल्कुल रखते हैं। डी की महिला है जिसने कि एक एसआई पे इल्जाम लगाया है, सर क्या है पूरा मामला? ये एक पीआरडी महिला कर्मी है जो थाना इगलास क्षेत्र में इनकी तैनाती थी। इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एक बैंक पर। इन्होंने आज सुबह जो है यहाँ पर ऑफिस में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एसआई सौदान सिंह द्वारा जो है इनके साथ बदतमीज़ी की गई है और इस बात पर इनका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। मामले को संज्ञान में लेकर इस पर जांच की जा रही है और जो भी जांच में निकल के आएगा उसके बाद आवश्यक कार्रवाई होगी और अगर दोषी पाए जाएंगे तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सर जी पहले भी चर्चा में रहे हैं, इन्होंने पहले डांस का भी एक इनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने वर्दी में डांस किया था। जी ऐसा इनका पहले भी एक बार आया था, उसमें भी जांच हुई थी और उसमें भी कार्रवाई की गई। जो भी इनके उस बार जो भी इनका कृत्य था उसके अनुसार, और अब जो है अभी के कृत्य के अनुसार इनके ऊपर इनकी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन लगने से पहले उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के गांव दिव्यापुर के रहने वाले कुछ युवक आज से कुछ महीने पहले पंजाब प्रांत के अंबाला में मजदूरी करने और पढ़ने वाले युवक ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे, लेकिन देश में फैले कोरोना वायरस के चलते ये युवक अंबाला में फंस कर रह गए। जब इन लोगों के पास किराए के मकान के पैसे देने को नहीं बचे और सभी पैसे खत्म हो गए और भूखा मरने की नौबत आ गई, ऐसे में सभी राज्यों की सीमाएं भी सील कर दी गई और इन लोगों को वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा। सभी रास्तों पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों द्वारा नजर रखी जाने लगी। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर गरीब मजदूर जो बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे, वे अब लॉकडाउन 2 के बाद अपने घरों की तरफ कई सौ मील का सफर कर कई दिन से पैदल ही चलकर तय करने के बाद अपने घरों की तरफ कूच कर वापस लौट रहे हैं। सौरभ कहाँ के रहने वाले हो? ये हम रहने वाले हैं अपने ये इटावा। कहाँ से आ रहे हो? अभी यहाँ से अंबाला से आ रहे हैं। क्या करते थे अंबाला में? अंबाला में यही क्या नाम अपना ऑनलाइन थोड़ा क्या नाम स्टडी चल रही थी ना, बिजनेस कर वो ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी। अच्छा। तो वहाँ थे हम लोग। तो लॉकडाउन में फंस गए थे? हाँ लॉकडाउन में फंसे हुए थे 1.5 मंथ। तो वैसे ही 1.5 महीने और एक टाइम का खाना मिल जाता था। हाँ। तो वहाँ से निकले तो वैसे ही रूम रेंट देना पड़ता, सारा कुछ करना पड़ता, तो पैसे थे नहीं हमारे पास। तो वहाँ से निकल आए। हम लोग सोचा था कि सबसे पहले हम लोगों ने सोची कि बस मिल जाए कहीं। 15 दिन हम लोग भटके रहे, बस नहीं मिली कोई। उसके बाद वहाँ से हम लोग सोचा कि पैदल निकल जाए, घर वाले भी परेशान। तो वहाँ से हम लोग पैदल निकले। पैदल निकलने के बाद ऐसे ही निकलते अभी तक पैदल जो हम लोग 200 किलोमीटर चल चुके हैं और लिफ्ट मांगते हुए वो अलग चल चुके हैं। 200 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। तो अब कहाँ जाओगे? अभी जा रहे हैं हम यहाँ पर क्या ना इटावा दिव्यापुर। अच्छे बताइए, इस दौरान रास्ते में किसी ने आपको चेकअप वगैरह हुआ? चेकअप वगैरह तो नहीं हुआ। वैसे पुलिस वाले मिले, मेरठ में मिले थे। तो उन्होंने अच्छे से नाइट में वहाँ पर अपने चौकी के पास में रखा, उन्होंने लिटाया, खाना बना, सारा कुछ किया उन्होंने और अच्छे से उन्होंने ट्रक को रोका, अच्छे से आगे तक छोड़ दिया उन्होंने। तो अब कहाँ पे हो इस वक्त आप? अभी हम अलीगढ़ में। अब कहाँ जाओगे यहाँ से? हम यहाँ से एटा होते हुए इटावा के बाद दिव्यापुर। क्या दिन हो गए चलते? 4 दिन हो गए चलते।
तो रास्ते में कहाँ से आप होके आ रहे हो, कैसे कैसे आए हो? अब जहाँ रास्ता मिल जा रही, जैसे ही रास्ता मिल जाए, लोकेशन अपना फोन है, जैसे देखते कि इस रास्ते जाएं तो सीधे उस रास्ते चलते गए। अच्छा, खेतों से भी आए थे इस दौरान? खेतों से भी हर जगह से आए, जैसे लोकेशन मिलती गई वैसे जाते रहे। क्या नाम है आपका और किस संस्था से हैं? मेरा नाम जितेंद्र टीडी है, मानवगढ़ संस्था से पदाधिकारी हूँ मैं। और हमारे जो नित्य काम है, जो असहाय गरीब लोग सड़कों पर हैं या जिनके साथ खाने और पीने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को हम अपनी तरफ से चाय, खाना, पानी सब व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग जो अम्बाला से आ रहे हैं, 3 लड़के जो पैदल अलीगढ़ पहुंचे हैं। हाँ, अभी वो 3 लड़के अभी हमें मिले हैं यहाँ पर अलीगढ़ में, मसूदाबाद चौराहे वहाँ पर। और उन लोगों की हमने जो स्थिति जानी है, उसे देखकर एक दिल को अजीब सा महसूस होता है कि क्या स्थिति है हमारे लॉकडाउन की वजह से, आम पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। इन लोगों को लगभग बता रहे हैं 5 से 6 दिन हो गए चलते हुए। इन खाने की व्यवस्था तो इनके साथ बहुत ज़्यादा खराब है। एक आध जगह इन्होंने खाना खाया, नहीं खाया, अभी भी प्यासे हैं, खाने के लिए भूखे हैं। तो अभी हमने खाने की व्यवस्था इनकी की है और इन तीनों भाइयों को खाना हम खिलाएंगे और जब उसके बाद इनको आराम करा के ये अपने गंतव्य को जहाँ इनको जाना वहाँ जाएंगे। अच्छा, एक बात है, जिस तरीके से अलीगढ़ की सीमाएं सील है, उसके बावजूद भी लगातार मजदूरों का पलायन का दौर जारी है। ये एक विचारणीय प्रश्न है जो आपने कहा, सही बात है। अलीगढ़ के आसपास की सारी सीमाएं जब सील कर रखी हैं, उसके बावजूद इनका कोई चेकअप नहीं हुआ और ये सीमा पार करके यहाँ तक आ गए, ये गंभीर विषय है। इसके लिए हमारा बस एक निवेदन है सरकार से कि इस चीज पे वो अपना फोकस करें। आज कुछ जो मजदूर आ रहे थे, उनका मड्राक के पास में एक्सीडेंट हुआ, 3 मजदूर मर गए, इन्हीं की तरह थे। वो भी मालूमात पड़ी थी कि आज 3 मजदूरों का एक मतलब आकस्मिक निधन हुआ है और वो एक बहुत निंदनीय है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु दिवंगत आत्माओं को, उनको अपनी सही जगह दें। तो अब किस तरह की मदद आपके द्वारा इन लोगों के लिए की जा रही है? हमारी तरफ से जो रूटीन हमारी मदद है, खाने की व्यवस्था है और अभी हमारे संस्था पदाधिकारी खाना ले आए हैं, वो हम इनको भी खाना दे रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन में भी लोगों का विचरण जारी है। अलीगढ़ में तड़के किसी बड़े वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार दंपत्ति सहित 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। दंपत्ति फतेहपुर जिले के थे और कोई साधन न मिलने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। अलीगढ़ थाना मड्राक क्षेत्र के गाँव पड़ियावली व रेलवे पुल के पास हाईवे पर गुरुवार तड़के किसी वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक दंपत्ति समेत 3 की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक किशोरी भी घायल हुई है। उमा कुमारी। पापा का नाम? देशराज। कहाँ रहते हो? खोड़ा कॉलोनी, थाना गाजियाबाद। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? मैं तो एटा जा रही थी, सब अलग अलग के हैं। तो कहाँ पर हुआ, किससे जा रहे थे बैठ के? ये हम जा रहे थे, ये अलीगढ़ के पुल पे हुआ है एक्सीडेंट, रात के 2 बजे 2:20 पे हुआ है। ट्रैक्टर में बैठकर? और ट्रक के बीच में। तो ट्रैक्टर में बैठ के आ रहे थे? हाँ, बैठने जा ही रहे थे। अच्छा। 3 लोग तो पहिए के नीचे आ गए, 2 में से हम बचे। मेरे को लगी चोट, इनको बच गए, बाकी सारे घायल हो गए। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 1 में अवैध रूप से चल रही शराब की फैक्ट्री का एसओजी और थाना क्वारसी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री से बहुत भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही नकली शराब के साथ फॉलोग्राम और स्टिकर बरामद किए हैं। वहीं शराब का कारोबार करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 4 लोगों से पुलिस ने अवैध रूप से रखे तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह फैक्ट्री पिछले 4 माह से चलाई जा रही है। अवैध रूप से बनाई जा रही शराब की बोतलों की कीमत लगभग 25 से 30 रुपए प्रति आती है, लेकिन मार्केट में यह शराब की बोतल 1500 से 2000 रुपए में बेची जा रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि धर्मेंद्र नाम के किसी व्यक्ति द्वारा महानगर के अंदर कई ठेका संचालित किए जाते हैं और यहां बनी हुई शराब की बोतलों को शराब के ठेके पर सप्लाई दी जाती थी। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कर रही है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पूर्णतः बंद है। ऐसे में हमारे एसओजी सर्विलांस और प्रभारी निरीक्षक क्वारसी छोटेलाल, इन लोगों ने अपना खुफिया तंत्र लगा रखा था। आज इन्हें सूचना प्राप्त हुई तो इन्होंने कुलदीप विहार में प्रदीप और पंकज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जहां पर नकली शराब बनाने का उपकरण और भारी मात्रा में वहां बनी अधबनी शराब की बोतलें बरामद हुई। जब उनसे थाने पर सख्ती से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि हमारी तालानगरी सेक्टर 1 में बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर शराब तैयार करते हैं और वहाँ पर लाकर जब यहाँ पर दबिश दी गई, तलाशी ली गई
तो सेक्टर 1 में ये मालिक अर्जुन ठाकुर हैं, इनकी आटा चक्की चल रही थी बराबर में। उसी के पास ये लोग श्याम और सुशील, ये 2 लोग शराब बनाते हुए मिले। इनके कब्जे से RC, मैकडबल, RS, IV ये बोतलें मिली और रैपर मिले। भारी मात्रा में बनी हुई शराब बरामद हुई है। अब तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी समझ गए कोरोना जान का दुश्मन है। फिर आप क्यों नहीं समझ रहे अंकल? जी हाँ, देश में कोरोना का प्रकोप जिस तरह से तेजी पकड़ता चला जा रहा है, ठीक उसी तरह लोगों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ रहा है। पहले तो कोरोना वायरस के लक्षण समझ में नहीं आ रहे थे, तो वहीं आज स्कूली बच्चों के द्वारा अपनी तस्वीरों के माध्यम से आम जनता को समझाने का काम किया है। बच्चों के द्वारा तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह से डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी कोरोना वायरस से बचने के लिए आम जनता के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं, फिर भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अलीगढ़ के सरकारी स्कूल कन्या पाठशाला में पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई गई, जिसने सभी कोरोना वॉरियर्स का अपना फर्ज निभाते हुए दिखाया जा रहा है। साथ ही आम जनता को तस्वीरों में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाया जा रहा है। बच्चों से जब बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी मैडम के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बच्चों को इस तरह की पेंटिंग बनाने के लिए दी जाती हैं, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और लोग लॉकडाउन का पालन करें। किस तरह की तस्वीर वगैरह बनवाई जा रही है बच्चों के द्वारा? ये तस्वीर मैं कोरोना महामारी जो फैली हुई है आजकल, उससे जागरूक करने के लिए जनता को और बच्चों के द्वारा इसलिए बनवा रही हूँ कि बच्चों को समझ में आ रही है तो बड़ों को भी समझ में आनी चाहिए। हम जो बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे इतनी आसानी से समझ रहे हैं, तो बड़े क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? क्यों डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? जबकि ये सब तो हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी मदद के लिए है। तो हमें अब यदि अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है सबको, तो हमें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। जो सरकार ने नियम बनाया उनका पालन करना पड़ेगा। क्या कुछ दर्शाया गया है इस तस्वीर वगैरह में? तस्वीर में यही दिखा है कि डॉक्टर्स जो है हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको वो काम करने से रोक रहे हैं। जैसे कि कोई उन पे थूक देता है, कोई उन्हें मार रहा है, कोई उन पे हमला कर देता है, किसी ने गंदे गंदे पानी, कूड़ा करकट मतलब उनके ऊपर फेंक दिया। तो ये सब उनके काम में उनको रोक टोक कर रहे हैं मतलब तरीके से, तो ये गलत है। वो तो हमारी मदद के लिए, हमारी सेवा के लिए आ रहे हैं, हमारी जान बचा रहे हैं। तो भगवान के बाद एक धरती पर डॉक्टर ही एक दूसरा ऐसा इंसान है जो कि जान बचाने का काम करते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।